सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। यहां से हमारा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच का पार्ट शुरू होगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपसे बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोच पर बात की थी, वहां पर मैंने आपसे पूरे सी लैंग्वेज के बेसिक्स डिस्कस किए थे। इवन मैंने आपके साथ में प्रोग्रामिंग भी की थी। तो आपको प्रोग्रामिंग में अब मुझे लगता है जो बेसिक हमने आपके साथ में डिस्कस किए हैं उसमें कोई डाउट्स नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स जो हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर सकूं। ठीक है, तो यहां से हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का पार्ट शुरू होगा, जहां पर हम वन बाय वन आपके साथ में प्रोग्राम के साथ में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर ये क्लास 20 से देख रहे हो तो, और अगर आपने मेरी एक भी क्लासेस नहीं देखी हो बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोच की, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग वो क्लासेस जरूर देखें, जिससे कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सी लैंग्वेज में वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर आपको उसके बेसिक्स में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो डेफिनेटली उसके मॉड्यूलर अप्रोच और उसके एडवांस अप्रोच पर आपको समय नहीं लगेगा और उसको सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट, चलिए तो अब हम बात करेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है क्या। ठीक है, चलिए तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस से। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक सीक्वेंस स्टेटमेंट्स को, सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से आपके साथ में डिस्कस किया था। ठीक है, सीक्वेंस के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जाएंगे डिसीजंस पर। एंड डिसीजंस के बाद में हम लोग इटरेटिव इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। इटरेटिव इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्विच केस, और इसके बाद में हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं गो टू। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे इसी चेन के साथ में। राइट, तो ये इसी ऑर्डर में मैं आपके साथ में बिल्कुल वन बाय वन डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंट्रोल क्या होता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंट्रोल होता क्या है। सो कंट्रोल का क्या मीनिंग है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वी नो दैट ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ the program is executed by processor and processor executes instructions one by one. Right, so program क्या है? is a set of instruction. प्रोग्राम में क्या होंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये मैंने आपको बताया था। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन। राइट, सो whatever we write in our program will be executed in the same order as they appear in the program. That means कि हमने अपने प्रोग्राम में कुछ भी लिखा हो, एग्जीक्यूट जब होता है तो सेम ऑर्डर में होगा जैसे कि आपने उस प्रोग्राम में जिस प्रकार से, जिस सीक्वेंस से आपने उसको लिखा हुआ है। राइट, सो वी कैन से प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर जब एग्जीक्यूट करेगा कोई भी इंस्ट्रक्शन को तो एक सीक्वेंशियल मैनर में करेगा। राइट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग सम लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब कि एक कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर प्रोसेसर क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा सम लाइन ऑफ कोड, जो भी हमने कोड लिखा होगा। सो वी कैन से कंट्रोल ऑफ प्रोसेसर इज ऑन दैट लाइन। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि उसको हम कंट्रोल कह सकते हैं, जो पर्टिकुलर लाइन को हमने प्रोसेस किया। राइट, सो प्रोसेसर्स कंट्रोल मूव्स फ्रॉम वन लाइन टू अनोदर। यानी कि प्रोसेसर कंट्रोल क्या होगा? किसको कहेंगे? मूव किस पे करेगा? एक लाइन से दूसरी लाइन पे। सो वी से दिस मूवमेंट ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल गोज इन सीक्वेंस। राइट, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोसेसर क्या करता है? इस मूवमेंट को कंट्रोल के द्वारा गोज इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंशियल मैनर में उसको एग्जीक्यूट करता है। अब आई होप कि आपको कंट्रोल समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए कंट्रोल कैसे, जैसे सपोज दैट मैं यहां पर एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा। राइट, सपोज दैट कि मैंने यहां पर मान लीजिएगा एक छोटा सा कोड लिखा है, हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर मैंने मेन लिखा। ठीक है, और मेन के बाद में
मैंने यहाँ पर सपोज दैट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, सपोज दैट यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और मैंने लिखा हेलो, ठीक, ये लिखा मैंने, राइट। तो हमारा जो सबसे पहले कंट्रोल होगा, कंट्रोल स्टेटमेंट मानी कंट्रोल क्या है, हमारा कर्सर होगा जो पहले इस लाइन पर होगा और इस लाइन पर वो क्या देखेगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपने एक हेडर फाइल लगाई है, क्या लगाई है, हेडर फाइल लगाई है। हेडर फाइल जब आपने लगाई है तो यहाँ पर उन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी होगी लाइब्रेरी में जो हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया है। देन कंट्रोल हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, देन राइट मेन फंक्शन देखेगा, उसके बाद पैरेंथेसिस और इसके बाद में जहां अगली लाइन, तो देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद में ये थर्ड लाइन है हमारी प्रिंटफ की, जो ये प्रिंटफ को चलेगा। इसके बाद में अगला स्टेटमेंट जैसे सीक्वेंस हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया तो यहाँ से टर्मिनेट हुआ स्टेटमेंट और अगली लाइन पर आया। दैट मीन्स कि जो हमारा कोड है वो कितने लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है, वो देखिए ये इस सीक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये हमारा कर्सर है जिसको हम कंट्रोल बोलेंगे, एक लाइन से दूसरी लाइन पर मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल, इसी को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स कई तरीके के हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वन बाय वन हम आपसे एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहले तो हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कंट्रोल है क्या, कंट्रोल स्टेटमेंट किस टाइप के होते हैं, वो हमारे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि कर्सर हमारी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, राइट। हर एक लाइन को कर्सर के द्वारा जब हम जाएंगे तो हमको सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर ही यहाँ पर कर्सर दिखेगा और जो प्रोसेसर होगा वो हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल मैनर में हम लोग उसको लेके चलेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट। टाइप्स ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, राइट। नेक्स्ट है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ है स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड फिफ्थ है गो टू इंस्ट्रक्शन। तो ये 5 टाइप के हम आपके साथ में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन आपके साथ में इसको डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, डिसीजन क्या है, इटरेटिव क्या है, स्विच केस क्या होते हैं और गो टू इंस्ट्रक्शन क्या है। आप इन क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मॉड्यूलर अप्रोच से ही हम लोग आगे जब आगे बढ़ेंगे यानी एडवांस अप्रोच पर जाएंगे। मॉड्यूलर अप्रोच में मैं आपके साथ में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लैंग्वेज का है, आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा और ध्यान से देखिएगा, राइट। और अब बात करेंगे हम सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पर। तो सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए प्रोसेसर कंट्रोल मूव्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, राइट। वी हैव टू डू नथिंग टू इंप्लीमेंट सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट that your program always run in a sequence। क्या मतलब हुआ कि प्रोसेसर कंट्रोल कहां से मूव करेगा, प्रोसेसर कंट्रोल मूव करेगा सीक्वेंशियल मैनर पे, राइट। तो सीक्वेंशियल मैनर क्या है कि एक एक स्टेटमेंट को वन बाय वन वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने भी आपके साथ में डिस्कस किया, जैसे मैंने भी आपके साथ में क्या डिस्कस किया था कि मैंने एक कोड लिखा और उस कोड को मैंने आपको बताया कि सीक्वेंशियल मैनर, जैसे सपोज दैट कि मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h। फिर मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा और मेन फंक्शन के बाद में मैंने यहाँ पर सपोज दैट कि मान लीजिएगा डेटा टाइप डिक्लेरेशन कर दिया, सपोज दैट यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल्स टू 10 लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा सपोज दैट मान लीजिएगा वैल्यू ऑफ a, ठीक है, इज %d, ठीक है, सपोज दैट। और यहाँ पर ये लिखा a की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, सेमीकोलन लगाया, ठीक है। इसके बाद में मैंने और भी अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक दो स्टेटमेंट और इसके बाद में मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया। तो अब कर्सर हमारा कहाँ पर है, कर्सर हमारा यहाँ पर है,
ठीक है, यहां से हमारा कर्सर चलेगा, मूव करेगा लाइन बाई वन, लाइन बाई लाइन करेगा, फिर यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेरेशन हो गया, फिर यहाँ पर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया, फिर यहाँ पर और भी कोई 2 इंस्ट्रक्शन हो गए, फिर यहाँ पर आखिरी में ये टर्मिनेशन राइट सेमीकोलन के द्वारा हुआ, सॉरी सेमीकोलन के बाद में यहाँ पर जो भी होगा आखिरी में आखिरी कर्ली ब्रेसेस हो गया, एंड कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारा यहाँ से कर्सर मूव करेगा। अब प्रोसेसर जो है हमारा, प्रोसेसर जो है वो लाइन बाई लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, लाइन बाई लाइन। कंपाइल एक साथ हो जाता है, आप चाहें तो लाइन बाई लाइन को भी आप एग्जीक्यूट करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करेगा और एक सीक्वेंशियल मैनर में करेगा। कैसे करेगा? सीक्वेंशियल मैनर में, यानी सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि सीक्वेंशियल मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में करेगा, यानी कि एक एक स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हर लाइन का उसका मतलब होगा। अगर किसी भी लाइन पे उसको लगेगा कि आपने कोई सिंटैक्टिकल एरर की है, ठीक है, तो वो भी बताएगा, कोई सिमेंटिक एरर है वो भी बताएगा। तो ये सारी बातें कंपाइलर जब कंपाइल करेगा तो उस समय आपको एरर्स देगा, और आपको जब एरर देगा तो ये भी बताएगा कि किस लाइन नंबर पे किस टाइप की एरर है। ये भी आपको जब कंपाइलर आप उसको देखेंगे, कंपाइल होते वक्त एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो वहां पर आपको वो सारी एरर्स देखने को मिलती हैं। वहां पर वो आपको ठीक उसी जगह पर कंट्रोल, जैसे आपने क्लिक किया वहां पर, तो वहां पर आपको उसी जगह पर कंट्रोल लेकर के जाएगा जहां पर आपकी सिंटैक्टिकल एरर है या सिमेंटिक एरर है, तो वो आपको वहां पर सीधे डायरेक्ट लेके जाएगा। उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल। ठीक है ना, तो सीक्वेंस में सीक्वेंस कंट्रोल का मतलब एक सीक्वेंशियल मैनर में होगा। ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे तक हमारा कंट्रोल चलता है, राइट। इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो हमेशा ऐसा चलेगा सी में। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हमारा जो अप्रोच है वो, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम, तो एक सीक्वेंस में चलेगा, राइट। तो ये तो था हमारा सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, जो कि है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। क्या है? डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में कितने टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में नंबर 1 डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, पहले तो हम जान लेते हैं होता क्या है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नॉन एज अ सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई डिसीजन ले रहे हैं कि एक कोई आपने स्पेसिफिक कंडीशन दे दी, उस कंडीशन पर वो स्टेटमेंट डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, या आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोई कंडीशन के द्वारा सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यानी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब एज द नेम इंप्लाइज द जॉब इज सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एज द नेम इंप्लाइज, जैसा उसका नाम है, सिलेक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इज टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ कोड फॉर एग्जीक्यूशन। मतलब कुछ एक कोड को हम सेलेक्ट करेंगे, है ना, एग्जीक्यूट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। कुछ कंडीशन पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डिसीजन का मतलब हम डिसाइड करेंगे, एक कंडीशन देंगे, अब वो कंडीशन सही होगी तो एक पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी, कंडीशन गलत होगी तो दूसरे पार्ट को एग्जीक्यूट करेगी। तो वो सारी चीजें कहलाती हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब वी कैन इंप्लीमेंट डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन 3 वेज। तो 3 तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। नंबर 1 इफ, नंबर 2 इफ एल्स, और नंबर 3 कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर जानते हैं। हमने आपसे जब ऑपरेटर डिस्कस किया था उस समय टर्नरी ऑपरेटर की बातचीत की थी। ओके, अब बात करेंगे इफ और इफ एल्स। तो इफ में जो है हम लोग इफ कंडीशन के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इफ में भी हम लोग नेस्टेड इफ पे भी जा सकते हैं। इफ एल्स में एक कंडीशन इफ होगी, एल्स वाली होगी, या हम एल्स इफ जाएंगे, या हम नेस्टेड इफ एल्स। तो ये सारी बातें मैं भी आपसे आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इफ क्या होता है। ठीक है, ओके, तो हम 1 बाय 1 ये बात डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, इफ स्टेटमेंट क्या है? द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड to check some given condition and perform some operation depending upon the correctness of that condition. ठीक है,
द इफ स्टेटमेंट, फिर से देखिएगा, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सम टू चेक सम गिवन कंडीशन, मतलब जो इफ स्टेटमेंट होगा उसमें क्या हम करेंगे, कोई भी एक कंडीशन होगी उस कंडीशन को वो चेक करेगा एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है, और क्या करेगा, एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन, मतलब उस में जो ऑपरेशंस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे, उस कंडीशन के करेक्टनेस होने के, यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो ऑपरेशन हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज मोस्टली यूज्ड in the scenario where we need to perform the different operations for the different conditions। क्या मतलब हुआ, इट इज मोस्टली यूज्ड इन द सिनेरियो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जहां पर हमको कोई भी डिफरेंट ऑपरेशंस को डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करने की जरूरत होती है, राइट। So the syntax of the statement is given below। देखिए सिंटेक्स को अब आप देख पाएंगे, जो हम सिंटेक्स अभी आपको बता रहे हैं वो सिंटेक्स क्या है, इफ के बाद में कोई एक्सप्रेशन हो सकता है या कोई कंडीशन हो सकती है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पर ये इसका सिंटेक्स है। यानी कि हमने अभी आपको जो बताया वो क्या बताया कि इफ स्टेटमेंट है और इफ स्टेटमेंट में हमारी कोई कंडीशन होगी, कई कंडीशन के बाद में हम यहाँ पर जो भी हमारा कोड होगा वो कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा सिंटेक्स है। अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं, एक प्रोग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताऊंगा इन इफ स्टेटमेंट का कि कैसे वो एग्जीक्यूट करता है कोड को, यानी कि कंपाइलर जो है उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो फ्लो चार्ट है वो इफ स्टेटमेंट का क्या है। सबसे पहले बात समझते हैं कि देखिए यहां पर इफ की एक कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट जो है उसमें कंडीशन होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी, देखिए कंडीशन ट्रू होगी तो ये आगे क्या करेगा, एग्जीक्यूट इफ स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है। और इफ स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद में यहां पर जो भी होगा उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और उसके आगे कोई स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। समझ में आ गया होगा क्या है वो स्टेटमेंट, फिर से समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि जो इफ कंडीशन है, ठीक है, इफ के बाद में जो भी कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो ठीक है नहीं, और अगर फॉल्स हो गई तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। अब अगर ये स्टेटमेंट चल गया यानी कि एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वहां पर कंट्रोल हमारा आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद में नहीं, यानी अगर फॉल्स के बाद में ये फॉल्स वाली कंडीशन लिखी है तो उसके बाद नहीं होगा, ये उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना होगा, क्लियर। मुझे लगता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो एग्जीक्यूट होगा इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा, राइट। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो इफ का हम अभी सिंटेक्स कैसे प्रोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैसे। देखिए मैंने ये मेन फंक्शन लिखा, मेन के बाद में एक कर्ली ब्रेसेस, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे होंगे, देन इसके बाद में मैंने इफ लिखा, इफ के अंदर देखिए कुछ सम कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन के बाद अब देखिए ये इफ वाला ब्लॉक शुरू हो गया, ये यहाँ पर इफ ब्लॉक है जहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन फॉल हो गई, इफ की कंडीशन फॉल हो गई तो यहां पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब यही बात को हमको समझना होता है, इसी को हम कंट्रोल बोलते हैं कि यहां पर जो कंडीशन है यदि ये ट्रू हो गई, यदि ये ट्रू हो गई तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, है ना। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे और हमारा जो कंट्रोल यहां है वो यहां से मूव करके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हमारा आ जाएगा, और जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा
वो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू होने के बाद में कर्सर कहाँ आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा, जो अभी हमने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया। फ्लो चार्ट में भी देखिए आप बिल्कुल सेम बात लिखी हुई है, फ्लो चार्ट में भी जो भी मैंने आपके साथ में कोड किया था उसमें बताया था कि इफ स्टेटमेंट हमारा जब है तो इफ स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ट्रू होने के बाद में जब ये पूरा इफ ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा यानी उस पर कर्सर हमारा आ जाएगा, राइट। ओके, इसी को हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में जो कंडीशन हम देते हैं वो कैसे देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या है यहाँ पर, इफ इज अ कीवर्ड, ठीक है। कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या है, ये इफ क्या है, पहले हम इस इफ को जानते हैं। सो इफ इज अ कीवर्ड which let compiler to identify decision control instruction। That means if हमारा कीवर्ड है, जब मैंने आपको कीवर्ड्स पढ़ाए थे तो कीवर्ड्स में मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है, राइट। सो जो कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ का यूज होता है, तो इफ क्या है, एक कीवर्ड है which let compiler to identify decision control instruction। कंपाइलर क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन लिखा है, राइट। Immediately after that if some condition is there, ठीक है, if के बाद में तुरंत बाद एक कंडीशन होगी, this condition is any valid expressions in C। जो कंडीशन होगी वो क्या होगा, कोई वैलिड एक्सप्रेशन होगा जो कि C में होगा, राइट। if the result of expression is non zero, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट नॉन जीरो आता है, so it is considered as true, it is considered as true, otherwise false, ठीक है। तो अभी हमने जो आपको बताया वो ये बताया कि इफ ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन लिखी होगी। अब अगर वो कंडीशन या तो वो कंडीशन होगी, कंडीशन में क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। अब वो एक्सप्रेशन अगर नॉन जीरो है तो उसको ट्रू में कंसीडर करेंगे, अगर वो एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं जीरो होगा तो उसको फॉल्स में कंसीडर करेंगे, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। यानी द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, इट इज कंसिडर्ड एज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इमीडिएटली आफ्टर कंडीशन, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर दिस कंडीशन देयर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि इस कंडीशन के तुरंत बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा। सिंस दिस ब्लॉक इज इमीडिएटली आफ्टर, ठीक है, सिंस दिस ब्लॉक इज इमीडिएटली आफ्टर इफ, यानी कि इफ के तुरंत बाद होगा ये क्लो, है ना, ये ब्लॉक तुरंत इफ के बाद होगा। इट इज नॉन एज इफ ब्लॉक, इसको हम क्या जानते हैं, इट इज नॉन एज इफ ब्लॉक, राइट। सो वॉट एवर वी राइट इन इफ ब्लॉक will be execute only when condition is true, ठीक है। whatever we write in if block का मतलब कि उस if block के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो कंडीशन वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, राइट। एंड व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल स्किप if block and execute statements written after if block। क्या मतलब हुआ, when condition is false तो कंट्रोल स्किप कर जाएगा इफ ब्लॉक को और एग्जीक्यूट कर देगा जो इफ ब्लॉक के बाद में स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यानी कि इफ ब्लॉक के बाद में जो भी स्टेटमेंट्स वहां पर लिखे हैं उनसे उस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ा सिंथेटिकली बताया था, देखिए यहां पर बताया था, क्या बताया था, अभी जो बात मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाई है उसी बात को देखिए प्रैक्टिकली आप समझिएगा। मैंने क्या बोला था, यहां पर हमारा कंट्रोल कहां पर है, इफ ब्लॉक पर है। इफ ब्लॉक में कोई कंडीशन लिखी है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, अब अगर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ट्रू कब हो सकती है, अगर यहां पर कोई एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहां पर वो एक्सप्रेशन सपोज दैट नॉन जीरो है,
नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब वो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, और अगर कंडीशन फॉल्स है दैट मीन्स कि जीरो होगा। और राइट, तो अब देखिएगा ये जो स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ इसको हम बोलते हैं इफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? इफ ब्लॉक। राइट, ये क्या है? हमारा इफ का ब्लॉक है। और आफ्टर इफ ब्लॉक, आफ्टर इफ ब्लॉक, ठीक है, जो हमारे स्टेटमेंट लिखे हैं वहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां पर हमारा कर्सर सीधा यहां आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंडीशन जो हमारा स्टेटमेंट है वो सीधा यहां से जंप करेगा, स्विच करेगा और यहां पर आ जाएगा। एक प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने यहां पर मेन फंक्शन लिखा, यहां पर मैंने दो डेटा टाइप डिक्लेयर किए। मान लीजिएगा इंट a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर इफ स्टेटमेंट लिखा और इफ में मैंने कहा a ग्रेटर देन b, ठीक है। a ग्रेटर देन b का मतलब देखिए यहां पर मैंने क्या कहा, 10, a की वैल्यू क्या है यहां पर, देखो 10 है, और b की वैल्यू क्या है, 5 है। अगर a ग्रेटर देन b तो मैंने यहां पर एक कर्ली ब्रेसेस लगाया, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। और प्रिंटफ स्टेटमेंट में मान लीजिएगा मैंने सपोज दैट %d लिखा और यहां पर a की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में अब क्या हुआ कि ये हमने इफ ब्लॉक को एंड किया, और अगर मान लीजिएगा एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं, यहां पर प्रिंटफ लिख लेता हूं और %d, ठीक है, %d, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मान लीजिएगा b की वैल्यू, ठीक है, सपोज दैट, और ये मैंने एंड कर दिया। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिएगा मैंने यहां पर ये कंडीशन लिखी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, ये दो मैंने डेटा टाइप बनाए, ठीक, ये दो डेटा टाइप मैंने यहां पर बनाए। ये हमारा a है, ये हमारा b है। a में हमने 10 को वो स्टोर कर दिया और b में 5 को स्टोर करा दिया। अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ, ये जो कंडीशन है वो ये कहना चाह रहा है कि 10 ग्रेटर देन है 5 से, मतलब बिल्कुल कंडीशन ट्रू, यानी कि नॉन जीरो कंडीशन यहां पर क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ये इफ वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहां पर हमारी a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब हमारा आउटपुट आएगा तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, और ये आ जाएगा 10। क्लियर? अब देखिएगा ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसके बाद में जो हमारा कंट्रोल था वो देखिए यहां पर ये ट्रू हो गई, तो ये यहां से यहां एग्जीक्यूट हुआ, और जो हमारा कंट्रोल था वो कहां आ गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे यहां आ गया। अब प्रिंटफ %d b, तो यहां पर जो b की वैल्यू है वो प्रिंट हो गई। तो यहां पर जब कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट हमारा चूंकि इफ ब्लॉक के बाहर लिखा था वो भी एग्जीक्यूट हुआ। सपोज दैट मान लेते हैं कि अगर मान लीजिएगा मेरी यहां पर मैंने कंडीशन चेंज कर दी, सपोज दैट मैंने यहां पर कह दिया लेस देन a इज लेस देन b। तो अब देखिएगा अगर इफ a लेस देन b लिख दिया मैंने, तो अब देखिएगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है 10 लेस देन 5, तो यहां पर क्या कंडीशन ट्रू हुई? नहीं, यहां पर कंडीशन हो गई फॉल्स। जब यहां पर कंडीशन हो गई फॉल्स तो सीधा कंट्रोल जो यहां था वो कहां आ जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? इस वाले स्टेटमेंट। तो अब इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन यहां पर हो गई फॉल्स। इसलिए हमारा इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और उसमें हमने इफ को अभी आपके साथ में डिस्कस किया। ये तो अभी हमने खाली एक इफ से लिखा है, हम चाहें तो और भी इफ स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इफ को आपके साथ में डिस्कस किया। एक प्रोग्राम भी अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रोग्राम को जो मैंने अभी आपके साथ में लिखा है वो भी डिस्कस कर लूंगा, और एक दो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ में और भी लिए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल के बाद एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग IDE पे चलेंगे। इसके बाद फिर हम IDE पे प्रोग्रामिंग करेंगे, तब हम आपको जो भी वेरिएशंस होंगे वो आपको वहीं पर बता देंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैंने आपके साथ में अभी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एक और एग्जांपल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब इसमें मैंने दो इफ स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। कैसे लिए हुए हैं पहले हम आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है। हमने मेन फंक्शन लिखा, मेन के बाद में मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, एक मार्क्स नाम का इंटीजर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या कर रहा हूं मैं, एंटर मार्क्स, मतलब हमने एक मैसेज आउटपुट पे शो कराया एंटर मार्क्स, ठीक है। देन उसके बाद में स्कैनअप स्टेटमेंट लिखा, स्कैनअप का काम है कीबोर्ड से वैल्यू को स्कैन कराना, तो वहां पर हमने इसको स्कैन करा लिया, ठीक। अब देखिएगा जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ स्टेटमेंट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है। मार्क्स नाम का बना लिया जिसमें मैंने अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कराई, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप बना दिया हमने, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, अगर आपके मार्क्स यानी कि जो यूजर ने एंटर किया वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 हो गए, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैसेज क्या आएगा स्क्रीन पर, यू आर पास, ठीक है। ये हमारा इफ ब्लॉक खत्म हुआ यहां पर। नेक्स्ट इफ ब्लॉक में क्या है, इफ मार्क्स लेस देन 33, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, कौन सा, यू आर फेल। कहने का मतलब ये है कि हमने यहां पर कंडीशन दे दी कि भैया ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यानी एक समय में ये दोनों इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सेम टाइम पर इसी को हम कह रहे हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ध्यान से समझिएगा, डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का मतलब ही यही है कि एक समय पर सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं एग्जीक्यूट होंगे, एक समय पर कुछ पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, वो भी डिपेंड होगा कंडीशन के ऊपर कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर? आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई। जैसे मैं इसको एक बहुत ही छोटे एग्जांपल के साथ में आपके साथ बताता हूं कि हम कई बार क्या बोलते हैं कि घर में बातचीत होती है कि अगर मुझे आप ये लाओगे तो ही मैं ये काम करूंगा, ठीक है। या कई बार पापा आपके सामने या आपके मदर फादर आपके सामने एक शर्त रखते हैं कि बेटा अगर आपके 10th 12th में ये मार्क्स आएंगे तो मैं आपको ये फोन दिलाऊंगा या मैं ये आपको बाइक दिलाऊंगा। तो ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर वो कंडीशन सही होगी तो ही आपको वो बाइक या मोबाइल मिलेगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स हो गई यानी आप फेल हो गए या आप अपने अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाए तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी को हम कह रहे हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी एक समय पर दोनों चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे तो ही आपके लिए ये चीज आएगी, अगर आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। यही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि एंटर मार्क्स, मतलब जो भी आपने मार्क्स एंटर किए हैं वो अगर 33 से ज्यादा हो गए या 33 के बराबर हो गए तो स्क्रीन पर मैसेज आएगा यू आर पास, ठीक है। और वहीं अगर आपने मार्क्स 33 से कम एंटर किए तो लिखा आएगा स्क्रीन पर यू आर फेल। मतलब एक समय में कुछ एक ही कोड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो देखिएगा जैसे सपोज दैट मैं अब यहां पर आउटपुट की बात करूंगा, तो यहां पर जब इसको कंपाइल किया गया प्रोग्राम को तो स्क्रीन पर मैसेज शो हुआ एंटर मार्क्स। अब मान लीजिएगा एंटर मार्क्स में सपोज दैट मैंने 45 एंटर कर दिया, 45 एंटर कर दिया तो ये 45 यहां पर स्टोर हो गया। अब 45 यहां पर हो गया तो क्या हुआ, यहां पर ये 45 आ गया। अब देखो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक क्या हुई कि 45 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, तो यस यहां पर कंडीशन हुई ट्रू। ट्रू का मतलब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया और उसने कहा यू आर पास, ये मैसेज शो हो गया, ठीक है। वहीं दूसरी बार जब आपने इसको कंपाइल रन किया और आपने मान लीजिएगा कि देखिए दूसरी बार कंपाइल किया तो मैसेज क्या लिखा आया एंटर मार्क्स, और उसके बाद में आपने 23 एंटर किया, तो 23 जब एंटर किया तो 23 लेस देन 33, बिल्कुल सही बात। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, और जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या आ गया, यू आर फेल। कौन सा मैसेज शो हो गया, यू आर
फेल। तो इस समय पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और एक टाइम पे जब ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला ट्रू हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। इसको हम कहते हैं इफ ब्लॉक। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं यहां पर, ये इफ ब्लॉक है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज स्टेटमेंट स्विच हो जाएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम लोग पहुंच जाएंगे। कंट्रोल हमारा जो है वो कहां पहुंच जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर पहुंच जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर पहुंच जाएगा। राइट, आई होप कि अब आपको कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इफ ब्लॉक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो चीज अभी वहां पर आपको वर्बली बताई है वो मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से बताई है। और देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था कि इन दिस प्रोग्राम आउटपुट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू गिवन बाय द यूजर, सो वेरिएबल मार्क्स hold the value entered by the user. So we have used two if statements. In the first if statement we use the condition marks greater than equals to 33. Thus if the marks are greater than or equal to 33, so condition becomes true. यानी कि जो भी हमने मार्क्स एंटर किए हैं वो चेक करेगा, यस ये इक्वल है 33 और 33 से ज्यादा, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इफ ब्लॉक इज स्किप्ड, उसको स्किप करेगा। राइट, सो वट एवर में द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट इफ कंडीशन, कंट्रोल हैज टू रीच सेकेंड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी हमारी रिजल्ट है ना कंडीशन की, उसके बाद में कहा जाएगा, कंट्रोल सेकेंड स्टेटमेंट में पहुंचेगा। इफ मार्क्स आर लेस देन 33, कंडीशन विल बी ट्रू एंड एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, अदरवाइज इफ ब्लॉक इज स्किप। तो यहां पर जो भी कंडीशन होगी वो उसको चेक करेगा, अदरवाइज दूसरा इफ ब्लॉक को भी स्किप कर जाएगा। यानी मान लीजिएगा दोनों ही केसेस में अगर ऐसा होता है तो वो स्किप कर जाएंगे। करेक्ट। चलिए, तो इस तरीके से हमने आपके साथ में अभी इफ ब्लॉक को डिस्कस किया। अब मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा तो और आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। राइट, चलिए तो लेट्स मूव ऑन प्रोग्रामिंग टूल। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम में मैंने आपके सामने मेन फंक्शन लिख लिया। अब मेन फंक्शन के बाद में मैंने उसके ब्लॉक में देखिए दो डेटा टाइप मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। मान लीजिएगा a इक्वल्स टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये मैसेज लिया। सबसे पहले जो प्रोग्राम मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, पहले मैं उसी प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, देन नेक्स्ट प्रोग्राम पे मैं मूव करूंगा। राइट, अब देखिएगा मैंने यहां पर इफ कंडीशन डाली और इफ के अंदर मैंने बोला कि a ग्रेटर देन b। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर मैंने यहां पर एक इफ का ब्लॉक लिखा और वहां पर मैंने लिखा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट, और प्रिंटफ स्टेटमेंट पे मैंने मान लीजिएगा लिखा, तो मैंने लिखे सपोज दैट कि ग्रेटर नंबर, ठीक है, ग्रेटर नंबर इज, ठीक है, ग्रेटर नंबर इज %d, मान लीजिएगा ये लगाया और यहां पर लिख दिया 8। क्लियर, ओके। अब देखिएगा यहां पर मैंने जो मैसेज लिखा है यहां पर वो क्या लिखा है, ग्रेटर नंबर इज, राइट, मान लीजिएगा मैंने ये लिखा। अब मुझे क्या करना होगा, इसको टर्मिनेट किया। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। जब मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपाइल हो जा रहा है, ये कि कंपाइल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसको करूंगा रन। अब देखिएगा यहां पर क्या आया, मैसेज क्या आया स्क्रीन पर, ग्रेटर नंबर इज 10। ओके, अब मान लीजिएगा कि मैंने कंडीशन में मान लीजिएगा लिख दिया a लेस देन b। ठीक है, तो अब हम ये बात को देखेंगे कि एग्जीक्यूट होती है ये स्टेटमेंट या नहीं होती। ठीक है, तो मैं कंपाइल और रन करता हूं। ठीक है, कंपाइल और रन किया मैंने। अब देखिएगा यहां पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, इसलिए यहां पर ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और अगर उसके बाद में कोई और स्टेटमेंट होता तो उसको एग्जीक्यूट कर देता। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको पहला जो हमने आपको प्रोग्राम बताया था वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम
एक और प्रोग्राम लिखते हैं और उसके साथ में आपके साथ में डिस्कस करेंगे, जो अभी मैंने आपके साथ में कोड लिया हुआ था। दो इफ ब्लॉक बनाऊंगा मैं अब, क्योंकि एक इफ ब्लॉक में एक कंडीशन और दूसरे इफ ब्लॉक में दूसरी कंडीशन डालूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों एग्जीक्यूट होंगे कब होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम के माध्यम से मैं अब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा और मेन के अंदर में यहाँ पर इंट जो है मार्क्स नाम का डेटा टाइप डिक्लेयर करता हूं। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मैंने मार्क्स नाम का। ओके, जो कोड मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया था सेम उसी कोड को मैं लिख रहा हूं। तो मैंने प्रिंटफ के अंदर एक मैसेज लिखा और वो मैसेज है कि एंटर द मार्क्स, एंटर द मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये स्क्रीन पर एक मैसेज शो करा दिया। देन स्कैनफ फंक्शन का यूज किया हमने। स्कैनफ फंक्शन का यूज हम करते हैं कीवर्ड से वैल्यू को लेने के लिए, यानी ये स्कैन करेगा कीबोर्ड से वो वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इसलिए लिया क्योंकि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इंट टाइप के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में मैंने कॉमा लगाया, देन एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाया। ठीक है, और उसका नाम लिखा जिसको हम स्कैन करना चाहते हैं, राइट। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, इफ कंडीशन लिखी और इफ कंडीशन के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। तो यहाँ पर एक इफ ब्लॉक हमने बनाया और उस ब्लॉक के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन को लिखा और वहां पर एक मैसेज शो करा दिया कि यू आर पास। ठीक है, अगर नंबर 33 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है, बड़ा होगा, अगर यूजर ने एंटर 33 से बड़ा नंबर एंटर किया या 33 एंटर किया तो मैसेज आएगा यू आर पास। ठीक है, यू आर पास। देन अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट की, जिसमें मैंने लिखा, मान लीजिएगा वो लिखा मैंने मार्क्स लेस देन 33। तो अब दूसरा इफ ब्लॉक स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया और उसमें मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और वहां पर एक दूसरा मैसेज लिखा, वो क्या, यू आर फेल। ठीक है, यू आर फेल। क्लियर। तो ये हमने दो इफ ब्लॉक के अंदर अलग अलग कंडीशन को लिख करके प्रिंटफ के अंदर हमने यानी कि अलग अलग मैसेज शो कराए। क्लियर, जो एक समय पर ही एग्जीक्यूट होंगे, यानी पहला वाला इफ हमारा अगर ट्रू होगा तो ये वाला मैसेज शो होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब आप कंपाइल और रन करेंगे और अगर मान लीजिएगा मार्क्स 33 से छोटा होगा जो आपने एंटर किया होगा, उस समय पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी उस समय पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस समय पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रन और कंपाइल दोनों कर लेते हैं। मैंने कंपाइल और रन इसको किया तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है और मान लीजिएगा मैंने 65 एंटर किया तो 60 यहाँ पे मैंने मान लीजिएगा 65 एंटर किया तो 65 जो है 33 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो मैसेज आएगा वो क्या आएगा, यू आर पास। ओके, और अब अगर हम अगेन इसको कंपाइल करते हैं और ठीक है, अगेन इसको कंपाइल करते हैं और मान लीजिएगा मैंने मैसेज डाला 32। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, यू आर फेल। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम का आउटपुट मिलेगा हमको, राइट। तो ये तो हमारा इफ एल्स कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से इफ की कंडीशन चलती है। ये है हमारा डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो भी हमने आपके साथ में डिस्कस किया। दोनों इफ ब्लॉक में से कोई भी इफ ब्लॉक कंडीशन के आधार पर ही चलेगा। ठीक है, एक टाइम में दोनों इफ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स, वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से कुछ कोड आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। मैं आपको ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में एक दो चीजें आपके साथ में और डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा जो आप लोग प्रिपेयर खुद से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।